गुलशन भाई आज हमारे साथ हैं हमारे चैनल के ऊपर। और जो सबसे अच्छी बात मुझे गुलशन भाई की लगती है कि वो एटलेटिको मैड्रिड के फ़ैन हैं, उनके ऊपर कंटेंट बनाते हैं। तो बहुत ही रेयरली ऐसा देखने में आता है, क्योंकि अब नो डिसरिस्पेक्ट टू एटलेटिको मैड्रिड और देयर फैंस, लेकिन ये होता है कि लोग ज़्यादातर स्पेशली जो नई जनरेशन है ना, वो मैड्रिड, बारसा, सिटी, यूनाइटेड इन इन टीम्स को सपोर्ट कर रही होती है, क्योंकि उनको वो उन्हीं को देखकर, उन्हीं की हाइप सुनकर जो है वो फुटबॉल देखना शुरू करते हैं। तो मैं गुलशन भाई पहले तो आपको वेलकम करूंगा और फिर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या रीज़न्स हैं, वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जहाँ पर आपको लगा कि नहीं यार यही टीम है जो कि क्लब ऑफ माय लाइफ है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एंड अगर मैं बात बताऊं एटलेटिको मैड्रिड का, तो मैं करंटली 18 ईयर्स का हूं। एंड मेरा जो सबसे पहला फुटबॉल का मैच था, मैंने देखा था 2012 के अंदर, जो था चेल्सी वर्सेस आर्सेनल। तो तब से मेरा फुटबॉल का जर्नी चालू हुआ। तो मैं जनरली चेल्सी को देखता था, चेल्सी को देखते देखते हम यहाँ पर बड़े हुए। बट 2016-2017 के आसपास मैंने एटलेटिको मैड्रिड को पहली पहली बार देखना चालू किया। मैंने स्पेनिश फुटबॉल करना तो डीप डाइव मारा। मैंने जब देखा, पर लाइक मैंने बहुत सारे मैचेस देखे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि यार एक ऐसी टीम है। क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं ना, मेरे को बहुत ज्यादा गोल्स वाले मैचेस पसंद नहीं। मेरे को लगता है मिडफील्ड के अंदर बैटल्स हो, वो पासिंग, वो क्रिस्पिंग एबिलिटी, जो एक जमाने में अगर हम बात बताएं तो ग्रीजमैन के पास होती थी, जो डियागो कोस्टा की फिनिशिंग एबिलिटीज होती थी। फैल्काओ भी थे हमारी टीम के अंदर। सो आई मीन दीज वर द प्लेयर्स दैट इंस्पायर्ड मी। एंड धीरे धीरे जब मैंने डीप डाइव किया, तब 2017-18 के आसपास आते आते आई स्टार्टेड सपोर्टिंग एटलेटिको मैड्रिड। 2019 के आसपास आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में आई स्टार्टेड वाचिंग मोर ऑफ द एटलेटिको मैड्रिड गेम्स, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया था मेरे को डेफिनेटली। बिकॉज तो इसी वही रहते, कभी कभार मैचेस आते थे। एंड ला लीगा की तो टाइमिंग इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर कितनी खराब रहती है, बड़े लेट बिल्कुल। लेट मैचेस होते हैं। तो वही हाईलाइट्स देखते देखते। एंड ग्रीजमैन अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स में से आता है। बट अगेन मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने ज्यादातर फुटबॉल को प्यार किया। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मार्कस लोरेंटे को पसंद करता हूँ। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो यान्की करास्को, अभी हमारे क्लब में नहीं है वो, बट आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो जनरली मिडफील्ड के अंदर जो बैटल्स होती है, तो तीखी बैटल्स होती हैं। जो आप पासिंग देखते हो, जो आप क्रिस आप देखते हो कि आप पोजीशन में बेस फुटबॉल हो रही है, या ऐसा कुछ फुटबॉल हो रहा है जहाँ पर कोई काउंटर्स में गोल आ रहा है, तो मेरे को ऐसी फुटबॉल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती थी। एंड उसी को देखते देखते आई स्टार्टेड सपोर्टिंग एटलेटिको मैड्रिड। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सिम्योनी, मेरे ख्याल से यूरोप में एक एक ऐसे मैनेजर मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत टाइम से किसी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा शायद पेप गार्डियोला होंगे। उसके अलावा कोई नाम मेरे ज़हन में नहीं है इस टाइम पर। तो सिम्योनी, जब क्लब आपका रिवाइव करना शुरू हुआ, क्योंकि पहले एटलेटिको मैड्रिड जो है वो रेलीगेट भी हो जाता था और कोई इतनी ज़्यादा उसकी मतलब हिस्टोरिकली ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। लेकिन जब क्लब ने पैसा स्पेंड करना शुरू किया और उसके बाद से सिम्यूनी को लेकर आए, और सिम्यूनी मतलब लगातार चले आ रहे हैं, तो सिम्यूनी ने काफ़ी ज़्यादा क्लब को रेलेवेंट बनाया। काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स ने जो है वो एटलेटिको मैड्रिड के साथ भी खेला। और ऑब्वियसली हर सीज़न में हम मतलब अगर बात करें तो मैड्रिड, बारसा और एटलेटिको मैड्रिड, ये तीन टीम्स ही आपको नज़र आती हैं जो टाइटल रेस के अंदर बनी रहती हैं। और इस सीज़न में भी हमें ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो क्या समझते हैं कि सिम्यूनी ने क्या कुछ किया है क्लब के लिए, और आपको क्या सिम्योनी के साथ एटलेटिको मैड्रिड का आगे जर्नी कितना लंबा नज़र आ रहा है, या आपको लगता है कि बहुत जल्दी एटलेटिको मैड्रिड जो है वो सिम्योनी से जो है वो कहेंगे कि नहीं बस बहुत हो गया, अब हम किसी नए मैनेजर के लिए जाएंगे। आई मीन सिम्योनी हैज बीन अ बीस्ट। जितना वो बंदा एज प्लेयर कंट्रीब्यूट नहीं किया, उतना उसने एज मैनेजर कंट्रीब्यूट किया है डेफिनेटली। जैसे आपने बात बोली कि क्लब को रेलेवेंट बनाया, क्लब को वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टीम्स में से कन्वर्ट किया। हर कंपटीशन, चाहे एटलेटिको मैड्रिड यूसीएल खेली होती है, चाहे वो किसी भी कप के अंदर होती है, लोग कहते हैं एक टीम है ना जो डार्क हॉर्सेस है, वो एटलेटिको मैड्रिड। बिकॉज यू नेवर नो व्हेन एटलेटिको मैड्रिड कैन टर्न द टेबल्स। बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हैं। डियागो कोस्टा हैज बीन अमंग दोस प्लेयर्स। वी हैव सीन वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लेयर्स प्ले फॉर द क्लब। एंड मेरे को लगता है कि सिम्योनी का बहुत बड़ा एक कर्ज है एटलेटिको मैड्रिड के ऊपर। बिकॉज जिस तरीके से उसने इस टीम को एक अंडरडॉग से एक बेहतरीन किस्म की चैंपियनशिप विनिंग, एक टाइटल विनिंग टीम में कन्वर्ट किया है डेफिनेटली। एंड सिम्योनी का जो बेटा है गुलियानो सिम्योनी है, वो अब अपने फादर के शूज फिल अप कर रहा है। मैंने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू सुना था जहां पर सिम्योनी ने बताया कि उसने बात की थी जियोवानी सिम्योनी के साथ। जियोवानी सिम्योनी ने कहा कि मैं शायद नहीं खेलना चाहता एटलेटिको मैड्रिड के लिए। एंड फिर उसने बोला कि यार ठीक है, मेरे पास जो मेरा दूसरा बेटा है गुलियानो सिम्योनी, उसको सिम्योनी चाहता था कि वो एटलेटिको मैड्रिड के अंदर आया। एंड जब वो एटलेटिको मैड्रिड ज्वाइन करता है, 2-3 साल वो लोन पे भी जाता है। एंड अब जो गुलियानो सिम्योनी, जब वो एटलेटिको मैड्रिड को जब जरूरत थी उसकी, अब वो आया। एंड जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है एज अ सीडीएम, बहुत मैच्योर है वो, बहुत अच्छा यहाँ पे बॉल
के अंदर उसका कंट्रोल है एंड बहुत क्लासी प्लेयर है, एंड गुलियानो सिमियोनी एंड डियागो सिमियोनी डेफिनेटली उसका कर्ज है क्लब के अंदर, एंड जिस तरीके से उसने हमको एक चैंपियनशिप विनिंग एक चैंपियन टीम में कन्वर्ट किया, डेफिनेटली व्हाई नॉट। एंड अगर आप बात बताएं फ्यूचर की, तो मेरे को लगता है 2 से 3 साल एटलेटिको मैड्रिड के अंदर आपको डियागो सिमियोनी आइडियली और देखने को मिल सकता है, एंड दे विल बी अ टाइम अराउंड 27 28 जहां पर आपको सिमियोनी एज ए लेजेंड, एज एन एटलेटिको मैड्रिड लेजेंड रिटायर होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट लाइकली जितनी यहाँ पर खबरें आ रही है, एटलेटिको मैड्रिड माइट नॉट साइन अ न्यू मैनेजर, एंड आपको यहाँ पे फर्नांडो टोरेस एज द न्यू एटलेटिको मैड्रिड मैनेजर देखने को मिल सकते हैं 2028 के आसपास। दर्शन भाई, अभी हम इस सीजन की बात कर लेते हैं। इस समर विंडो में जो रिसेंट समर विंडो हमारा गुजरा है, उसके अंदर अगर हम ला लीगा की बात करें तो शायद एटलेटिको मैड्रिड ऐसी टीम है जिसने उस समर विंडो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया और बहुत ज़बरदस्त साइनिंग्स की। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार इतने ज़्यादा स्पेंडिंग करेगी एटलेटिको मैड्रिड, और बहुत ही कमाल के प्लेयर्स आप लेकर आए, अल्वारेज, सोरलोथ, और मतलब बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो आए हैं। तो क्या देख रहे हैं? स्टार्ट आपका सीजन का थोड़ा स्लो रहा, लग रहा था कि यार इस सीजन में कुछ आप नहीं टक्कर नहीं दे पाएंगे बारसा और मैड्रिड को, लेकिन अभी इस वक्त अगर आप टेबल पर देखते हैं तो अगर गेम इन हैंड जीत जाती है एटलेटिको मैड्रिड तो ऑब्वियसली वो टॉप कर जाएगी टेबल के ऊपर। तो समर विंडो के बारे में बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि इतनी तगड़ी साइनिंग करेंगे आप लोग, और अभी जो सीजन जिस तरह से गुजरा है तो उसमें अब आप क्या सोच रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस होने जा रही है एटलेटिको मैड्रिड की? देखिए, अगर मैं 2 से 3 साइनिंग्स की बात करूँ, जैसे कि जिनमें नंबर 1 आता है कॉनर गैलेगर, तो कॉनर गैलेगर एंड जूलियन अल्वारेज मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। पिछले एटलीस्ट 1 साल से तो मैं बहुत ज़्यादा लगा पड़ा हूँ, मैं ट्वीटें कर रहा हूँ कि यार इस बंदे को ले आओ, बिकॉज़ गैलेगर एक ऐसा काइंड ऑफ स्टेडियम है जो आपको आपके अपकमिंग ईयर्स के अंदर बहुत हेल्प करने को देखने को मिल सकता है। इसका जो सबसे बड़ा एबिलिटी मेरे को लगता है कॉनर गैलेगर का, वो है कि ये स्ट्राइकर को काटता है। इसके अंदर एक यूनिक पोजीशन एबिलिटी है जो अगर आप इसको खिलाओ, जिस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड फंक्शन करती है, वन ऑफ द मोस्ट, लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा डिफेंसिव टीम्स में से आती है, सबसे ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिफेंस। तो ये एक ऐसा बंदा है ना कि अगर जब ये पेयर अप होता है विद द लाइक्स ऑफ रियनाल्डो, मंडावा, जो कि एग्रेसिव प्लेयर, जो कि फिजिकल प्लेयर्स है, तो एटलेटिको मैड्रिड के अगले आने वाले जितने भी साल है, जितने भी साल वो खेलेगा, कॉनर गैलेगर के पास एक डिफरेंट बॉल प्लेइंग एबिलिटी है। आज सीडीएम बहुत तगड़ा है, वो उसकी जो गेम के अंदर प्रेजेंस है, जिस तरीके से वो सोचता है, बहुत मैच्योर है वो, एंड फिजिकल डिफेंडिंग एबिलिटी वाला प्लेयर है, सिमियोनी की पसंद का प्लेयर है। इस बंदे को तो आना ही था। सेकंड थिंग, अलवारो मोराटा को जिस तरीके से क्लब के अंदर ट्रीट किया गया, मैं अभी मानता हूँ ये बहुत गलत है, बिकॉज एक बंदा जो आपके लिए गोल स्कोरिंग मशीन बन के 20-20, 25-25 गोल कंट्रीब्यूट करके दे रहा था, आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से हैंडल नहीं किया। फिर अब आपको शिफ्ट करना पड़ा कि किसी और प्लेयर को लेके आया जाता। चले, मार्केट में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? ऑप्शन कौन सा अवेलेबल था? ऑप्शन था नंबर 1 रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ऑप्शन 2 नंबर अवेलेबल था पोलो डिबाला, ऑप्शन नंबर 3 अवेलेबल था अलेक्जेंडर सोलक। तो सिमियोनी ने कहा कि चले प्रूवन नाम के साथ ही जाते हैं, अलेक्जेंडर सोलक को टीम के अंदर लेके आए। हालांकि सोलक की परफॉर्मेंसेस अभी तक उतनी अप टू द मार्क नहीं रही है जिस तरीके से वो गोल स्कोर कर रहा था, बट अगेन इट टेक्स टाइम एंड अच्छी थी। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अच्छी चीज़ें होने में टाइम लगता है। धीरे धीरे हमारे प्लेयर्स क्लब को समझ रहे हैं। अब जो हमारी जो साइनिंग्स हुई थी वो इंटीग्रेट हो रही है। रॉबिन नॉर्मान मेरे को लगता है कि इसलिए सिमियोनी ने लिया, बिकॉज वो एक बेहतरीन किस्म का प्लेयर है। यूरोस के अंदर जो उसकी परफॉर्मेंसेस थी, उसने प्रूव कर दिया कि वो डिफरेंट ब्रीड ऑफ प्लेयर है। सिमियोनी एक डिफेंडर को वैसे भी लेके आना ही चाहता था। स्टीवन सैवेज रिटायर कर गए थे, मारियो हरमोसा निकल गया था क्लब से, तो 2 या 3 ही नाम थे जो भी आपके यान कोस्टिस हो गए, आपके यहाँ पर हो गए जोसे मारियाना गिमेनेज हो गए, तो वैसे भी आपको नाम की जरूरत चाहिए थी। आपके पास शालगा सोयेंचो एक ऑप्शन था, बट आपने यहाँ पर बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपने प्रूवन सेंटर बैक को टीम के अंदर ले गया। मैं भी मानता हूँ कि आपने यहाँ पर 1 से 2 सेंटर बैक्स को और लेके आना चाहिए था, बिकॉज अभी भी हमारा डिफेंस बहुत ज़्यादा ओपन है। अगर आप देखें तो एक्सेल विट्सल जैसे रीचिंग रिटायरमेंट प्लेयर जो ऑलमोस्ट अपनी रिटायरमेंट को टच करने वाला है, वो इस क्लब का मेन सेंटर बैक बनता है। ये अभी भी बहुत हैरानी की बात है। बट एक चीज़ है जो कहीं नहीं चलता, वो एटलेटिको मैड्रिड में चलता है, एंड सेम हाल हो रहा है लेंगलेट के साथ। लेंगलेट कितने सारे क्लब्स में रहा, बार्सिलोना में भी रहा, बड़े बड़े क्लब्स में रहा हो, बट कहीं नहीं चला हो। अभी जो लेंगलेट परफॉर्मेंस दे रहा है वो एटलेटिको मैड्रिड का एक ट्रू मैच विनर है, एंड अभी जिस तरीके से उसका सेंटर बैक परफॉर्मेंसेस रहा है ओवर द लास्ट 3 गेम्स, 11 मैचेस का अनबीटन रन है। लास्ट 3 मैचेस से एटलेटिको मैड्रिड हैज बीन हंगरी फॉर गोल्स। पिछला वाला मैच मैं मानता हूँ कि बहुत खराब था। खराब इसलिए था क्योंकि हालांकि हमको जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस डिलीवर करनी थी, हम जिस तरीके के फॉर्म में थे कि हम किसी टीम को 5-0 हरा रहे हैं, हम किसी टीम को 4-1 हरा रहे हैं, उस तरीके से हमारा गेम नहीं गया पिछला वाला। बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि गेंटाफे वाले गेम के अंदर एटलीस्ट एक 3-0 मैच हमको देखने को मिलेगा, बट थोड़ी सी यहाँ पर फिनिशिंग की इशू थी विद साबुलिनो एज वेल।
एंड जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि ला मासिया एफसी बार्सिलोना के लिए हमेशा खड़ा रहता है, मेरे को लगता है कि इस ईयर यहाँ पर आपको यंगस्टर्स अच्छे से आपको स्टेप अप करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जितना ग्रीजमैन का कंट्रीब्यूशन है, जितना मार्कस लोरेंटे का कंट्रीब्यूशन है, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको लियोनार्डो मंडावा का, पाब्लो बैरियोस का, और भी जो नाम है टीम के अंदर स्पेसिफिकली लाइक गुलियानो सिमियोनी का गोल कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। पिछली बार हमारे पास 27-28 गोल मार के अल्वारो मोराटा वाज हाईएस्ट टॉप स्कोरर। उसके बाद जो सबसे सारे गोल मारे थे इसने मारे थे वो तो ग्रीजमैन विद 15-16 गोल्स। फिर वो जो नंबर है वो और एकदम कम आए थे, 5 गोल्स विद मार्कस लोरेंटे। 5 गोल मारे थे महज मार्कस लोरेंटे ने। बट अब मेरे को एक चीज अच्छी लग रही है कि अब लोग यहाँ पे स्टेप अप कर रहे हैं, एटलीस्ट हर बंदा गोल मार रहा है, गोल कंट्रीब्यूशन हो रही है। एंड जावियर गलान, मैं एक चीज अपने वीडियोस में भी कहता हुआ आया हूँ कि जावियर गलान का एटलेटिको मैड्रिड के अंदर रुकना वो ट्रम्प कार्ड मूव है जो एटलेटिको मैड्रिड को टाइटल जितवा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सिमियोनी ने इस बंदे को हैंडल किया है, ये कहलाता है ट्रू मैनेजरियल मास्टर क्लास। जावेर गलान एटलेटिको मैड्रिड में आता है, लेफ्ट बैक की तलाश थी, मोल्डावा का यहाँ पे एक बैकअप चाहिए था, नहीं मिला था मार्केट के अंदर कोई सस्ता नाम, ये बंदा इसको लेके आता है क्लब के अंदर। एक दो मैचेस खेलता है वो, कुछ मैचेस और भी वो खेलता है प्री सीजन के अंदर, उतना प्रोग्रेस दिखाता नहीं है, फिर यहाँ पर उसको लोन में भेज दिया जाता है, वालाडोइट के लिए खेलता है, रियल सोसिदाद के लिए खेलता है। बट अब जो आया, अब जब यहाँ पे जरूरत पड़ी जावी गलान की, तो जावियर गलान पिछले साल से बहुत एक इम्प्रूव प्लेयर बन के निकला। जब से वो 2 सीजन खेला है फॉर रियल सोसिदाद, फॉर क्लब्स लाइक रियल वालाडोइड, उसने जिस तरीके से अभी अपनी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की है वो एक दिखाता है कि उसकी मैनेजरियल मास्टर क्लास है। साइनिंग बहुत लौट रही है, साइनिंग अभी इंटीग्रेट हो रही है, एंड मेरे को लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू टाइम्स यार। मेरे को लगता है 5 या 6 मैचेस और लगे हैं एटलेटिको मैड्रिड को, एंड देन फाइनली गुड टू गो। यूसीएल पे डोमिनेट करने के लिए एटलेटिको मैड्रिड तैयार है। टाइटल फिलहाल अभी बहुत ज्यादा कंटेस्टेड है। मैं हर बार अपने ग्रुप के अंदर, हर बार मैं ट्वीट्स के अंदर एक चीज दिख रहा हूँ कि बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का ये वाला गेम आपको शायद टाइटल डिसाइडर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी देखिए 4-5 महीने बाकी है, बहुत बड़ी लीग है, बहुत बड़ी लीग है। बट हर एक मैच मैटर करता है। एंड जैसे कि मैन सिटी और आर्सेनल के केस में वो था लास्ट टाइम, एक मैच आर्सेनल ने मैटर कर गया था। इस ईयर भी शायद बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड वो गेम हो सकता है, तो शायद दोनों ही क्लब्स के लिए मैटर कर जाए, क्योंकि एक गेम यहाँ पर ज़्यादा खेला हुआ है बार्सिलोना ने। बार्सिलोना फिलहाल यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ तो अगर आप एक और इसमें कॉन्ट्रास्ट से देखें तो शायद एटलेटिको मैड्रिड को टॉप पे होना चाहिए, बट क्योंकि बार्सिलोना के पास गोल डिफरेंस ज़्यादा है, एटलेटिको मैड्रिड ने एक मैच यहाँ पे कम खेला है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अब बार्सिलोना देखने को मिलती है। एंड बहुत क्लोजली कंटेस्टेड लीग है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, सीजन का स्टार्ट अगर हम उसकी बात करते हैं तो एटलेटिको मैड्रिड ने काफ़ी स्लो स्टार्ट लिया था, और लग रहा था कि नहीं यार काफ़ी पीछे रह गए ये लोग, ये वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की हम बात करें तो वो दोनों क्लब्स उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉप किए। अब बार्सिलोना का स्क्वाड बिल्कुल थिन है, रियल मैड्रिड की भी इंजरी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में बार्सिलोना के पास एक टाइम ऐसा आया था कि 9-10 पॉइंट्स की लीड आ गई थी उनके पास, जब रियल मैड्रिड के प्लेयर्स इंजर्ड हुए थे, विनी भी इंजर्ड हुए, अम्बापे भी इंजर्ड हुए, लेकिन बार्सिलोना उस चीज़ को कैपिटलाइज नहीं कर पाई। तो मेरे ख्याल से जो सही कैपिटलाइज किया ना इन दोनों की टसल में, और दोनों ने जो पॉइंट्स ड्रॉप किए वो एटलेटिको मैड्रिड ने किया। और अभी रीसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो बहुत कमाल किस्म की फॉर्म में है, सारे मैचेस जीत रहे हैं। बेशक देखो यार, लीग जब चल रही होती है ना तो इट डजेंट मैटर कि आप 4 गोल से जीत रहे हो या 5 गोल से जीत रहे हो, 1-0 की जो आपकी विन भी है ना वो 3 पॉइंट लेके देती है आपको। और अभी इस वक्त आप नेक टू नेक बैठे हो दोनों टीम्स के साथ, तो अब एकदम से आपकी फॉर्म में कैसे सुधार आ गया कि शुरू आपका काफ़ी स्टार्ट जो है वो काफ़ी आपका स्लो हुआ, और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली आप पिछले 8-7-9 गेम में उठाकर देखो तो मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड बहुत कमाल की फुटबॉल खेल रही है और ऑलमोस्ट सारी गेम जीत रही है। मेरे को लगता है ना कि इट्स अबाउट कि 2 से 3 प्लेयर क्लिक कर रहे हैं। मैं बेहतर तरीके से बात बताऊं तो स्टार्टिंग ऑन द सीजन में साइनिंग्स इंटीग्रेट नहीं हुई थी। 16 खेला था विद ग्रीजमैन, वो प्लेयर देखने को मिल नहीं रहा था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। किसी भी अगर आप एटलेटिको मैड्रिड फैन से पूछेंगे तो उस तरीके का ना कोई परफॉर्मेंसेस डिलीवर हो रहे थे। डिफेंस में गलतियां हो रही थी, गैलेगर को जहां पर स्टार्ट कराना चाहिए था, आप अभी भी कोक के ऊपर डिपेंडेंट थे स्टार्ट कराने के लिए। आपके पास जो डिफेंस के अंदर प्लेयर्स थे, मे बी मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग के अगर आप 1 से 2 महीने के मैचेस देखें तो शायद साइनिंग्स इंटीग्रेट हो रही थी। एक नाम इन सबके बीच में हमेशा से ही अंडरडॉग रहा है, दैट इज एंजल कोरिया। एंजल कोरिया ने एटलेटिको मैड्रिड को उस बैड पैच में हेल्प किया। हर मैच के अंदर जहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड स्ट्रगल करती थी, आता था, गोल मारता था, हमको जितवाता था मैच हो, चाहे वो पीएसजी 90 वाला मिनट में, गेम हो। 90 मिनट में वो भी। बिल्कुल। एंड बीच में तो ऐसा हो गया था कि लाइक सिमियोनी एक फोन कॉल करता था कि भाई चले क्राइसिस सिचुएशन है, आप आ जाए एंजल कोरिया रेडी अप हो गए। फिर एंजल कोरिया आते थे, 5-7 मिनट की उसकी परफॉर्मेंसेस के अंदर वो एक गोल निकाल देता था।
बट अब मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है ना कि गुलियानो सिमियोनी का जिस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ है टीम के अंदर, वो मेरे को लग रहा है कि एक्चुअली हेल्प कर रहा है। अब क्लैरिटी मिली है कि किसको खिलाना है, पहले वो क्लैरिटी नहीं थी। गैलेगर आपको कुछ मैचेस के अंदर स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे, कुछ मैचेस के अंदर बैरियोस कर दे, कुछ मैचेस के अंदर कोक करते हैं एज द मेन सीडीएम अवेलेबल। अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि अभी भी एटलेटिको मैड्रिड के अंदर जैसे रॉड्रिगो रिकेल्मी हो गया, कुछ ऐसे और प्लेयर्स हो गए। एंड जैसे लोग कह रहे थे कि यार गुलशन भाई अल्वारेज जो है, अल्वारेज की परफॉर्मेंसेस बहुत खराब आई है, गोल्स नहीं आ रहे। बट देखिए, एक अल्वारेज के पास जो वाला फैक्टर था ना मैच सिटी के अंदर, कि वो साइलेंट परफॉर्मर था। वो हालैंड की जगह जब वो आता था तब वो आता था, गोल्स करता था, एंड उसकी स्टार्ट्स अच्छे थे। आज प्ले उसके स्टार्ट्स आ रहे थे, गोल्स आ रहे थे, उसके असिस्ट आ रहे थे। अब क्या है कि एटलेटिको मैड्रिड के अंदर उसको सेम काम करना है, बट यहाँ पर उसको फ्रीनेस और मिलेगी। डेफिनेटली गटाफे वाले गेम के अंदर आपको अल्वारेज ऑलमोस्ट दिखाई नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से एक एटलेटिको मैड्रिड का एक पार्ट रहा है कि हमारा सेंटर से अटैक बहुत कम होता है। सेंटर से 4 या 5% अटैक होता है, जनरली लेफ्ट विंग से या फिर राइट विंग से अटैक होता है। गटाफे वाले गेम के अंदर लेफ्ट विंग से हुआ, पहले राइट विंग से होता है। तो इसलिए अब यहाँ पर अल्वारेज का काम ये है कि तू बॉक्स टू बॉक्स गोल स्कोरर बन, तेरे को पासेस मिलेंगे तो उसको कन्वर्ट कर। आई थिंक। एंड अगर आप बात बताएं कि बैट पैच आता है, डेफिनेटली इनिशियली जब किसी भी बड़ी टीम के अंदर बड़ी साइनिंग होती है तो टाइम लगता है प्लेयर्स को क्लब के साथ फैमिलियराइज होने में। एंड ग्रीजमैन शायद अब बेटर तरीके से, जब हमको एक फॉर्म मिला, जब 2-3 मैचेस का अच्छा रन आया, तब अब हमें क्लैरिटी मिली कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, एंड किसको खिलाना है तो किस टाइम पे खिलाना है। एंड अभी मैं कह रहा हूँ गुलियानो सिमियोनी बहुत प्यारा नाम है, बहुत बहुत अच्छी फुटबॉल को खेल रहा है। एंड गुलियानो सिमियोनी का जावियर गलान का इंटीग्रेशन टीम के अंदर, कुछ तरीके से आप कह सकते हैं कि लिंगलेट, क्योंकि 2 से 3 मैचेस बीच में ऐसे हुए थे जहां पर लिंगलेट और एक्सेल विट्सल को बर्बाद कर दिया था, ऑलमोस्ट आपकी डिफेंस को नलीफाई कर दिया था टीम से। ऐसा लग रहा था कि बस खुला एकदम खुला लेगी लोग स्पेस हो रहा है। एंड मैं वही कहता हूँ कि कुछ एज फैक्टर हो सकता है, कुछ इन चीजों के अंदर हो सकता है कि पुअर परफॉर्मेंसेस। बट तब एक नाम था जो एटलेटिको मैड्रिड को बचा रहा था, वो था यान ओब्लाक। एटलेटिको मैड्रिड का जो खराब बैच था इस 11 मैचेस की विंस के पहले, वहां पर 2 नाम हमको बचा रहे थे। नंबर 1 और एंजल कोरिया, नंबर 2 वाज यान ओब्लाक। बट फिर अब जो आपको देखने को मिल रहा है कि अब पासेस आ रहे हैं, अब वो एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, अब वो जो टीम है ना, अब वो टीम बाइंड हो गई है। अब वो टीम के अंदर वो कंपोजर देखने को मिला, अब ऐसा लग रहा है कि अब वो टीम बंद गई है। पहले वो टीम बहुत अलग नहीं दिख रही थी, कोई प्लेयर अलग भाग रहा है, किसी से कुछ और हो रहा है, वही बात है। बात कर लेते हैं भाई, अब जो मैच आ रहा है हमारा बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। बार्सिलोना होम पर खेल रही है, ऑब्वियसली होम एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन इतने बड़े क्लैश के अंदर मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा आपको इतना बड़ा एडवांटेज होने नहीं वाला। तो आपको क्या लगता है कि क्या टेक्निकल अप्रोच होगी सिमियोनी की? लो ब्लॉक में खेलेंगे, प्रेसिंग करेंगे, इंटेंस प्रेसिंग के साथ आएंगे? क्या लगता है आपको कि क्या स्ट्रेटजी होगी अगेंस्ट बार्सिलोना? मेरा जितना अभी तक बार्सिलोना गेम्स ऑब्जर्व किए हैं, ये स्कोरिंग में बड़े अच्छे। एंड अब तो डैनी ओल्मो भी वापस आ गया, तो इनके पास बीच में एक ऐसा नाम है जो इनको एक्यूरेट पास डिलीवर करके देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक जाए जिनके अंदर आपके मिडफील्ड के अंदर 5 बंदे रहे, तो वो एक टैक्टिक हो सकती है, तो शायद आपको बार्सिलोना को स्टॉप करने में हेल्प करे। डेफिनेटली 3-5-2 के साथ जाना एटलेटिको मैड्रिड को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप विंग सीन को शट कर देंगे, अगर आप बारसा को विंग से शट करेगी, डेफिनेटली लामिन यमाल अवेलेबल नहीं है। लामिन यमाल 17-18 साल का बंदा है, लोग कहते हैं कि यार बड़ा बड़ा अच्छा प्लेयर है, कन्विंसिंग प्लेयर है, डेफिनेटली है। बट एक ऐसे प्लेयर का, लामिन यमाल का मिसिंग होना फ्रॉम बार्सिलोना सेटअप बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है बार्सिलोना की परफॉर्मेंसेस के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से इनके पास नाम अवेलेबल है उस तरीके से इनके पास नहीं, क्योंकि निको विलियम्स आया नहीं, निको विलियम्स नहीं आया। निको विलियम्स की जगह आपको जानी ऑल्मो है। अगर निको विलियम्स आता तो मैं कह सकता था कि लामिन यमाल की एब्सेंस के अंदर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता निको विलियम्स का। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट शटिंग द विंग्स अप। अगर आपने विंग्स खत्म कर दिए बार्सिलोना की, अगर आपने विंग से जो अटैक हो रहा है अगर आपने उसको बंद कर दिया, आपके पास बीच में एक ऐसा नाम है जिसका नाम है कॉनर गैलेगर। वो इतना फिजिकल डिफेंडर है, वो संभाल ले। हमारे सीधी बात बताऊं मैं, हमारे बड़े मैचेस होते हैं ना, मैं सीधी बात बोलता हूँ, गैलेगर है, संभाल लेगा। क्योंकि गैलेगर के पास वो परफॉर्मेंसेस, देखिए वही है ना कि इट्स ऑल अबाउट द पर्पल पैच। जब चीजें अच्छी जा रही होती है तब कभी कभार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपकी खराब भी होती है, तो वो भी आपकी अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली। एंड अब तो रॉबिन नॉर्मा भी वापस आ गए, गेटाफे वाला गेम वो खेला नहीं, तो शायद आपको स्टार्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। एंड लेंगलेट, अगेन मैं ये बात बोलूंगा, लोग उसको कहते हैं कि अगेन ये देखिए बंदा किसी का नहीं है, बट मैं एक चीज कहता हूँ कि जो कहीं नहीं चलता है वो एटलेटिको मैड्रिड में चलता है। लेंगलेट और ली नॉर्मान का अगर आपको पेयर देखने को मिलता है विद लियोनार्डो मंडावा देयर या फिर विद जाविर गलान देयर, ये बहुत बढ़िया होगा। एंड मार्कस लोरेंटे अभी यहाँ पे राइट विंग बैक की तरह खेलने को मिल रहा है। एंड मे बी यू माइट सी अ वेरी वेरी बिग ब्रिलियंस फ्रॉम मार्कस लोरेंटे। हो सकता है कि आपको लोरेंटे ही मैच विनिंग गोल मारे या फिर कुछ बढ़िया करके देखने को मिल सकता है।
और डिफेंस में आप क्या देख रहे हैं कि बार्सिलोना का जो डिफेंस इस टाइम पर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज के ऊपर। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मतलब क्या कौन सा ऐसा प्लेयर है एटलेटिको मैड्रिड का जो बार्सिलोना के डिफेंस को तंग कर सकता है और इस डिफेंस को तोड़ सकता है? तो वो आपको क्या लगता है? I mean, it's Antoine Griezmann. ग्रीजमैन इज द नेम बिकॉज अगर आपने ग्रीजमैन का गेम देखा होगा इस वालाडोइड, जो उसने ड्रिबल निकाला था, जो उसने वे पास किया था अगेंस्ट दो डिफेंडर्स, ग्रीजमैन एंड गुलियानो सिमियोनी, मेरे को लगता है दो नाम ऐसे हैं जो बार्सिलोना के उसको डिफेंस को बहुत ट्रबल कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकती है बार्सिलोना की डिफेंस, क्योंकि गुलियानो सिमियोनी के पास पेस है ना, गुलियानो सिमियोनी के पास पेस है जो एटलेटिको मैड्रिड के मोस्ट ऑफ द विंग बैक के पास उतनी है नहीं। अगर लोरेंटे 30 का हो गया, लोरेंटे के पास ठीक ठाक पेस है, बट लोरेंटे इज नॉट एज फ्लुएंट एज गुलियानो सिमियोनी। सिमियोनी जो बॉल की क्रॉसेस करता है, बहुत एक्यूरेट उसकी क्रॉसेस है। मैं एक चीज चाहता हूँ कि आप इस मैच के अंदर अगर आपने अपनी फिनिशिंग को संभाल लिया ना, इट्स गोना बी अ वेरी वेरी गुड एंड इट्स गोना बी वेरी वेरी ग्रेट विन फॉर एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि पिछले मैच के अंदर वही हुआ था। अभी मेरे को लगता है जिस तरीके से गेंटाफी के लिए डेफिनेटली बार्सिलोना इज नॉट गोना बी अ गेंटाफी, बट ये जो दो नाम है, ग्रीजमैन एंड गुलियानो सिमियोनी, ये दो नाम बहुत तंग कर सकते हैं एंड ये दो नाम एक्स फैक्टर्स है। अगर गुलियानो सिमियोनी का एक ब्रेस आया, अगर जिस तरीके से वहाँ पे बॉल की पासिंग कर रहा है, जिस तरीके से उसके हेडर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से वो इम्प्रोवाइज प्लेयर है, गुलियानो सिमियोनी एंड ग्रीजमैन डेफिनेटली दो नाम ऐसे हो सकते हैं। मिडफील्ड की आपने बात की है तो मिडफील्ड देखें, अगर देखा जाए तो बार्सिलोना के पास इस वक्त सिर्फ मिडफील्ड ही है। लामिन यमाल नहीं अवेलेबल ना, तो आपकी पूरी गेम बार्सिलोना जो है वो मिडफील्ड के ऊपर ही डोमिनेट कर रही होती है, और जो डबल पिवट है पेड्री कसाडो का, वो पूरी गेम को जो है मैनेज कर रहे होते हैं, पूरी गेम कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको लग रहा है कि मेरे ख्याल से ये मिडफील्ड बैटल होने वाली है यहाँ पर, जो सी टीम बिल्कुल। मिडफील्ड में गेम को कंट्रोल कर लेगी अच्छी से, वो मेरे ख्याल से इस गेम को डोमिनेट भी कर लेगी और मैच निकाल भी सकती है। क्या कहते हैं आप? देखो, मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा, इसलिए मैंने आपको एक चीज बोली स्टार्टिंग के अंदर कि मैं चाहता हूँ कि 5 बंदे रहें, बिकॉज हम्म, मिडफील्ड इज द एरिया। अगर आपने मिडफील्ड को अगर आपने ऑपरेट करने दिया, ओल्मो के पास वो पासिंग एबिलिटी है, ओल्मो के पास वो बॉल डालने की एबिलिटी है, एंड विद रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की देयर एज अ क्वाइट अ गुड बॉक्स टू बॉक्स गोल स्कोरर, वो गोल कर सकता है। मेरे हिसाब से कि नहीं, मिडफील्ड बैटल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड के पास भी क्वाइट अ फ्यू ऐसे सीडीएम्स अवेलेबल है जो कि बहुत हद तक बार्सिलोना के अटैक को नलीफाई कर सकते हैं। एंड सेम भी अगर मैं देखूँ तो बार्सिलोना के पास भी ओल्मो हो गया, अच्छे अच्छे नाम उनके पास अपनी मिडफील्ड के अंदर अवेलेबल है। बार्सिलोना के पास अगेन थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है उनका, पिछले 1-2 मैचेस के अंदर वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेगानेस से हार गए, उसके पहले भी उनका गेम उतना अच्छा कन्विंसिंग रहा नहीं है। तो आई फील दैट बार्सिलोना इस बार इस मैच के अंदर थोड़ा सा आपको बैकफुट की देखने को मिल सकती है, एंड दिस इज द आइडियल चांस, दिस इज द चांस दैट एटलेटिको मैड्रिड को कैपिटलाइज करना चाहिए। 11 मैचेस की विन स्ट्रीक है, जाए कूल एंड कामली खेले। मिडफील्ड के अंदर आपके पास अच्छे नाम है, गैलेगर को आप स्टार्ट करें, गैलेगर स्टार्ट करे with Pablo Barrios and Samuel Lino डेफिनेटली रहेंगे एज द लेफ्ट विंगर, एंड फिर आपके पास राइट विंग के अंदर अगर मैं देखूँ तो आपके पास गुलियानो सिमियोनी रहेंगे एज द राइट विंग बैक, एंड काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक फॉल्स विंगर की तरह आपको मार्कस लोरेंटे देखने को मिल सकते हैं। सो टीम अच्छी है, टीम अच्छी है, टीम बहुत 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 इम्प्रोवाइज्ड है, सब प्लेस फॉर्म में है। अगेन बस वही बात है कि आपको अपनी एग्जीक्यूशन बेहतर करनी होगी। गेटाफे वाला गेम हो गया, उसके पहले गेम्स हो गए, हर बार ग्रीजमैन नहीं आएगा, आपके बाकी प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, गोल्स मारने पड़ेंगे। सोलॉथ कितनी बार आपको डिलीवर करके देगा, बिकॉज सोलॉथ एज अ बॉक्स टू बॉक्स स्कोरर बहुत अच्छा है, बट अगेन जब तक बॉल जाएगी तब तक कैसे होगा, जब सही, तक बॉल जाएगी नहीं तब तक कैसे होगा। अगर सही, सही। आप इतना टाइम लेंगे कि अगर आपको 5 से 6 मिनट लग रहा है एक सिंगल चांस को लाइक बनाने में, अगर आपके पास बॉल है, आपके प्लेयर्स 5 से 6 मिनट सिर्फ इसी में कंफ्यूज है कि भाई हमको किसको बॉल पास करनी है। मैंने गिटाफे वाले गेम को बहुत क्लोजली एनालाइज किया था। लेफ्ट विंग पे बॉल थी जावेद गिलान के पास, वो बंदा 2 से 3 मिनट से यही सोच रहा था कि पास किसको करूँ। वो अगेन बैक टू यू नो बैक टू बैरियोस टू गलान, अगेन इसी में रोटेट हो रहा था। चार्जेस मोटे मोटे उस गेम के अंदर 7 से 8 बने थे जो एक्चुअल चार्जेस है। सही। सो आपको मिडफील्ड के अंदर करना पड़ेगा, बिकॉज मिडफील्ड इज द एरिया वेयर बार्सिलोना कैन डोमिनेट यू, वो आपको हरा सकती है वहां पे। डिफेंस थोड़ा सा एक्सपोज्ड है, बट हाँ मिडफील्ड डेफिनेटली। सही, सही। अभी कोई प्लेयर जो सस्पेंड हो या इंजर्ड हो एटलेटिको मैड्रिड की तरफ से, या फुल स्क्वाड अवेलेबल है? नहीं, फुल स्क्वाड है। फुल स्क्वाड अवेलेबल। ठीक, ठीक। तो क्या देख रहे हैं अभी इस टाइम पर? क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि यार प्रिडिक्ट कर दो, क्या प्रिडिक्शन होगी गेम की? मेरे को 2-1 विन लग रहा है फॉर एटलेटिको मैड्रिड, 2-1 विन हो सकता है। 2-1 विन। ठीक, सही। अच्छा, और यहाँ से मैं आपसे ये पूछूंगा कि
यहाँ पे आपने तो प्रेडिक्शन दे दी अपनी। अब मुझे ये बता दें कि सीजन की प्रेडिक्शन आप क्या देते हो कि ला लीगा में आपको एटलेटिको मैड्रिड क्या ट्रॉफी उठाती हुई नजर आ रही है, जिस तरह की फॉर्म बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की चल रही है, और साथ ही साथ में डोमेस्टिक कंपटीशन जो दूसरे हैं उसमें आप क्या देख रहे हो कि एटलेटिको मैड्रिड क्या कोपा डेल रे जीत रही है कि नहीं जीत रही, वहां पर आपको क्या लगता है, और यूसीएल में एटलेटिको मैड्रिड के क्या चांसेस हैं? देखिए, अगर मैं एज अ फैन चाहूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आप यहाँ में ला लीगा जीते। ला लीगा शुड बी योर टारगेट, बिकॉज अगेन ये 2020 वाला सीजन नहीं, ये वाला सीजन कुछ भी हो सकता है। 2020 वाले सीजन में ना दोनों ही जो टीम्स है अपने पॉइंट ड्रॉप कर रही थी, बट दोनों ही टीम्स को, बार्सिलोना हो गया, रियल मैड्रिड हो गया, इनको कमबैक करना आता है। अगर आप यहाँ पर टारगेट करते ला लीगा के साथ तो आप ला लीगा आप जीत सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यूसीएल के अंदर यू माइट गो टू द क्वार्टर फाइनल्स, आप क्वार्टर फाइनल तक जा सकते हैं, बट अगेन पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार जो गलती हो गई थी अगेंस्ट डॉर्टमंड, वो इस तरीके इस बार आपको दोहरानी नहीं है। आपके पास प्लेयर्स हैं, आपके पास अगेन सब कुछ है, बट यूसीएल के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड के पास अभी मेरे को नहीं लगता उस लेवल का यूसीएल के अंदर बहुत बढ़िया करने वाला टैलेंट है। एंड क्योंकि हम यहाँ पर स्पेनिश कप खेल नहीं रहे तो हमारे पास सिर्फ एक ही काम बचता है, दैट इज डेल रे, दैट इज ला लीगा एंड दैट इज योर यूसीएल। ला लीगा के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हो विद द अमाउंट ऑफ डेप्थ दैट यू हैव इन योर स्क्वाड। बाकी टीम्स के अंदर किसी में भी चल जाएंगे आप, आपके पास प्लेयर्स है जो इंजर्ड है, आपके पास बहुत सारे बेटिस हो गया, सेविला हो गया, रियल मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना हो गई, हर टीम यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। सो इट्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी, चाहे बैक टू बैक मैचेस जीते एंड ला लीगा आप अपना नाम कर सकते हैं। यूसीएल के अंदर बहुत हाई ऑन एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्वार्टर फाइनल्स तक लग रहा है मेरे को जा सकती है टीम, बट क्वार्टर फाइनल्स के ऊपर फिर वो ब्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वार्टर फाइनल्स में किसी की प्लेयर की अगर ब्रेस आती है तभी एटलेटिको मैड्रिड जीत सकती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस बार, कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है इस बार। टॉप 8 के अंदर फिनिश करना बहुत मुश्किल है, बट हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अगेन चांस तो है अभी भी। एंड डेल रे एंड ला लीगा अदर टू ट्रॉफीज में मेरे को लग रहा है आपको जीतना चाहिए विद द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स, डेप्थ, एंड जिस तरीके से आप ला लीगा को सीरियसली ले रहा है सिम्योनी, व्हाई नॉट है, व्हाई नॉट, आप आराम से जीत सकते हैं। थैंक यू गुलशन भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत मज़ा आया। और मेरे ख्याल से मेरे पास आपके अलावा और इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं था जो बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के बारे में बात कर सके, तो बहुत मज़ा आया। और मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि यार गुलशन भाई का चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, उनको सपोर्ट करना, वो भी ग्रो कर रहे हैं हमारी तरह, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करो और उनको सपोर्ट करो। थैंक यू गुलशन भाई। Thanks for inviting.